प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का सब्जेक्टिव वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और आज हम बायोलॉजी को लिए हैं, जीव विज्ञान, और इसमें हम चैप्टर वाइज आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रत्येक चैप्टर में कितने सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न है और जो मेरा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ये। और आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि परजीवी किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, उत्तर में लिखा हुआ है कि वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाएं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो जूं, ये जूं कहाँ पाए जाते हैं? सिर के बालों में पाए जाते हैं, है ना। ये क्या करती है कि ये एक परजीवी है जो हमारे शरीर के संपर्क में आकर और क्या करते हैं, ये अपना भोजन और ये अपना आवास यानी रहने का भी स्थान ये अपना बना लेता है और भोजन भी यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखें। तो देखिए, आपके सामने ये समीकरण लिखा हुआ है, इसको आप याद रख लेंगे। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, चलिए इसको भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे का जो हरा रंग होना, इसका जो कारण है, ये क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो कि पत्तियों में पाई जाती है। ये एक तत्व है। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति में, है ना, इन्हीं की उपस्थिति के कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। देखिए, पौधों में जो है जल और खनिज लवण, ये दोनों के लिए जो संवहन होते हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? उत्तरदायी ऊतक है, ये बोल रहा है। और एक और प्रश्न है इसी में कि 400 फीट ऊंचाई वाले पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार, किस ऊतक से होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है यानी संवहन जो होता है, वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और खनिज लवणों का जो संवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। इसीलिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि पौधों में जाइलम से जल एवं फ्लोएम से खनिज लवणों का क्या होती है, संवहन होता है। काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पौधों में जल का संवहन जो होता है उसके ऊतक का नाम बताइए, तो जाइलम होगा। और खनिज लवणों का अगर संवहन के ऊतक का नाम अगर पूछे तो वो फ्लोएम होगा। देखिए, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जल का जो संवहन ऊतक होते हैं वो जो से जल होता है, जो से जाइलम होता है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका बचा एक और फ्लोएम, तो वो खनिज लवणों का क्या करती है, संवहन करती है, उसका ये ऊतक है फ्लोएम। और फिर आपके सामने जो ये प्रश्न लिखा था 400 फीट ऊंचाई वाले पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, तो आप याद रखेंगे कि काफ़ी ऊंचाई वाले जो पौधे होते हैं उसका रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का क्या होती है, परिवहन होता है। जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं उनका जो जल का जो परिवहन होता है वो रसारोहण प्रक्रम के द्वारा होती है। चलिए, तो
अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों कहाँ से प्राप्त करता है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री होती है वो पौधा जो है कहाँ से प्राप्त करता है कच्ची सामग्री। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री होती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं और जल जो है भूमि से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से, और जल जो है भूमि से। यही इनके कच्चे जो सामग्री है पौधे प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके सामने छठा प्रश्न है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। देखिए, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहलाती है। ये हमारे शरीर के अंदर जब उपापचयी क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप उससे जो उत्पन्न होने वाले जो हानिकारक जो चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को ये क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे शरीर में रहने योग्य नहीं होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। वही अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग होते हैं। जो प्रश्न में कह रहा है कि साथ ही आपको ये भी बताना है कि उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम भी लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला हो जाएगा वृक्क, जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और दूसरा हो जाएगा फेफड़ा। ये दोनों उत्सर्जन के प्रमुख अंग हैं। तो काफ़ी बार परीक्षाओं में आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जन के अंग हैं। तो जब भी आप वृक्क या फेफड़ा ये सब देखेंगे तो आप सही टिक लगा के आएंगे। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो किस प्रकार पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, उत्तर में है कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। देखिए, स्वपोषी मीन्स जो क्या करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं ना। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है वो, यानी वो प्रकाश सौर प्रकाश को ऊर्जा को वो ग्रहण करती है और रासायनिक ऊर्जा में वो बदल देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हरे पौधे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर भोजन का क्या करता है, निर्माण करते हैं। यह भोजन स्वपोषी से विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। उत्तर आपके सामने है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम आवश्यक माने जाने चाहिए वे हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। देखिए, हम अपने जीवन में जो अनुरक्षण का जो हमारा कार्य होता है, जिससे कि हमारी जीवन बनी हुई रहती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस प्रक्रम का,
वो है पोषण। बिना पोषण से हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं। श्वसन, बिना श्वास लिए हुए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। परिवहन, जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इधर उधर हमारे शरीर में होते रहता है ना। तो बिना परिवहन से भी हम लोग जीवन को अनुरक्षण नहीं रख पाते हैं। तो परिवहन भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ उत्सर्जन, हमने अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न में पढ़ रहा था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उसमें हमने जाना कि उत्सर्जन वो होती है जो हमारे शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर से त्याग देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसके लिए हमने उदाहरण भी पढ़ा था, वृक्क, फेफड़ा इत्यादि ये सब। तो आप समझ चुके होंगे कि इन सारी चीज़ों के वजह से हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे शरीर के अनुरक्षण का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए ये जो प्रक्रम है ये आवश्यक माने जाते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो आमाशय होती है उस आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए, अम्ल क्या करता है, ये पाचन क्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अम्ल का क्या काम है, जो आमाशय में जो अम्ल होती है उसका सीधा सा काम है कि पाचन क्रिया में वो क्या करती है, सहायता करती है, सहायता प्रदान करती है एवं भोजन के साथ आए कीटाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। तो आप समझ चुके होंगे इसकी यही भूमिका होती है। पहला तो ये भोजन पचाने में मदद करती है पाचन क्रिया में, और साथ ही साथ भोजन के द्वारा जो कुछ कीटाणु होते हैं भोजन में, उस कीटाणुओं को भी नष्ट करने का ये काम करती है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। देखिए उत्तर आपके सामने है कि द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो आप के सामने हमने जैव प्रक्रम जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, इससे हम लोग 10 प्रश्न को इस पार्ट में जाने। फिर इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा वो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसी तरह से आते रहेगा आपके सामने। और प्रत्येक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो आप आते रहेंगे ये सारे वीडियो आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।